हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट करियर। आज की इस वीडियो में एमसीसी काउंसलिंग और स्टेट लेवल काउंसलिंग की कंप्लीट एंड टू एंड प्रोसेस को समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके लिए कौन कौन एलिजिबल रहते हैं, काउंसलिंग की क्या सीक्वेंस रहती है, स्टेट और ऑल इंडिया काउंसलिंग एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, सीट ब्लॉकिंग क्या होती है, उसका क्या बेनिफिट किसको मिलता है। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। इसके माध्यम से आपको रेगुलर अपडेट और जो काउंसलिंग में चल रही है डेटा, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बात करें एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग, तो एमसीसी एक नेशनल लेवल की बॉडी है। जब आपका एग्जामिनेशन हो जाता है, रिजल्ट आने के बाद सारे डिटेल्स कैंडिडेट्स के एमसीसी को शेयर कर दिया जाता है और वो नेशनल लेवल की काउंसलिंग का जिम्मेदारी एमसीसी के पास है, फ्रॉम राउंड 1 टू स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इसमें देखने की बात है कि कौन कौन से सीट पार्टिसिपेट करते हैं और कितने परसेंटेज में। जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं सभी स्टेट के, उसकी 15% सीट ऑल इंडिया काउंसलिंग में आती है। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU, इसके 100% सीट्स आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू भरे जाते हैं। जितनी सारी एम्स हुई, जिपमर, उसकी 100% सीट उसमें इंटरनल या ओपन सीट दोनों ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू नहीं। जैसे BHU है, वो यूपी का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है तो उसका काउंसलिंग ऑल इंडिया के थ्रू होगा। स्टेट काउंसलिंग में आपको BHU का ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो आपको पता चलेगा कि किसका रजिस्ट्रेशन करना है और कब करना है। PSI के सीट्स आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू भरे जाते हैं। AFMC के लिए, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया से होता है। अगर PG के लिए बताऊं तो पहले रजिस्ट्रेशन होता था, अब काउंसलिंग भी ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही होने लगी है। आपको MBBS में, FMC में एडमिशन के लिए भी ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही होगी, लेकिन अभी के लिए रजिस्ट्रेशन होती है ओनली जो IP यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी सीट। दिल्ली के जो 15% ऑल इंडिया कोटा प्लस 85% इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट, 100% डिम्ड यूनिवर्सिटी सीट, और BSc नर्सिंग के लिए ओनली सेंट्रल इंस्टीट्यूट का एडमिशन MCC की तरफ से होता है। इसमें स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप, आपको नोटिफिकेशन आएगा शेड्यूल का। शेड्यूल में दिया रहेगा रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी और सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट करना होता है। उसके बाद आपको सीट मैट्रिक्स रिलीज़ की जाती है, जो कि चॉइस फिलिंग से जस्ट पहले होती है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है चॉइस फिलिंग की, क्योंकि ऐसे ऐसे कॉलेजेस के नाम आपको चॉइस फिलिंग में दिखेंगे। कॉलेज का नाम तो बहुत दूर, आपने सिटीज़ का नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि आपको ऑल ओवर इंडिया के ऑप्शंस आते हैं। आपको तमिलनाडु के ऑप्शन आ जाएंगे, केरला के ऑप्शन आ जाएंगे, आपको गुजरात के ऑप्शन आ जाएंगे। कई जगह तो ऐसे रहेंगे कि आप उसको सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? इसके लिए आपको या तो खुद से वहाँ जानकारी इकट्ठा करनी होगी कि वो कैसा कॉलेज है, वहाँ पे टॉक्सिसिटी लेवल क्या है, क्या उसके नेगेटिव पॉजिटिव प्रॉस कौन से हैं, या तो आप किसी अच्छे काउंसलर की सलाह लें उसकी चॉइस फिलिंग करने के पहले। अगर आपने गलत कॉलेज सेलेक्ट कर दिया फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में उसको अपग्रेड कर सकते हैं। अगर अपग्रेड नहीं हुई तो थर्ड राउंड में भी अपग्रेड कर सकते हैं, और फिर भी अपग्रेड नहीं हुई तो उसी कॉलेज के साथ आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कुछ सिनेरियो वाइज हैं कि अगर आपने गलती कर दिया तो आगे क्या प्रोसेस है, उसको करेक्ट करने का हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग होती है। चॉइस लॉकिंग इसमें मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने नहीं भी किया तो ऑटोमेटिकली चॉइस लॉक करके सारे चॉइसेस कंसीडर हो जाते हैं। उसके बाद रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट होता है, और अगले दिन फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद आपको लॉगिन करके अलॉटमेंट लेटर MCC के वेबसाइट पे दिख जाता है, जहां से आपने चॉइस फिलिंग की थी। रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी 1000 रुपये रहती है, जो रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी 500,
और ये नॉन रिफंडेबल होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 10,000 और 5,000, रिजर्व की 5,000 और अनरिजर्व की 10,000। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं तो 5,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज जो कि नॉन रिफंडेबल होगी और 2 लाख प्लस 25,000 इकट्ठे आपको जमा करना होगा। आपके पास डेबिट कार्ड में उतनी लिमिट होनी चाहिए, या तो आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस है, यूपीआई मोड से उतना पेमेंट एक साथ नहीं हो सकता और उसमें 2 लाख रिफंडेबल होता है। रिफ़ंड कब होगा? जब आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी काउंसलिंग की। काउंसलिंग की प्रोसेस कंप्लीट होने के 3 महीने बाद तक रिफ़ंड होते रहता है, या 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में, या 3 महीने लग जाए। काउंसलिंग का राउंड किस तरह से होता है? सबसे पहले नोटिफिकेशन आती है ऑल इंडिया काउंसलिंग की। तो ऑल इंडिया का राउंड 1 हो गया। राउंड 1 होने का मतलब क्या है? जब उसकी चॉइस फिलिंग चल रही है तो दूसरे स्टेट्स अपने शेड्यूल पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन इसका जब तक रिज़ल्ट नहीं आया है, जब तक इसका रिपोर्टिंग नहीं हुआ है ऑल इंडिया का, तब तक स्टेट का रिज़ल्ट नहीं आ सकता। आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑल इंडिया से सीट लेकर उसको अगर आप रिपोर्ट कर दें, तब जाकर के स्टेट की रिज़ल्ट आएगी, और ये सीक्वेंशियल मैनर में होती है। फर्स्ट ऑल इंडिया राउंड 1 which will be followed by state round 1. Sequentially all India round 2 will be followed by state round 2. ऑल इंडिया राउंड 3 के बाद स्टेट राउंड 3 और ऑल इंडिया स्ट्रे राउंड के बाद स्टेट का स्ट्रे राउंड। एक स्पेशल स्ट्रे राउंड भी होती है जो 5th राउंड होती है। वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट के डायरेक्शन के बाद होती है। जो स्टार्टिंग में ब्रोशर पब्लिश होता है उसमें उस राउंड की जिक्र नहीं रहेगी। ये फ्लो चार्ट है कि किस तरह से आपकी राउंड 1 कंडक्ट होती है। पहले जो एमसीसी काउंसलिंग है फर्स्ट राउंड, अगर उसमें सीट अलॉट हो गया, अगर उसमें सीट अलॉट नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट राउंड में डायरेक्टली जाएंगे। राउंड 2 में फिर इसलिए उसमें चॉइस फिलिंग करेंगे। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होती है। अगर सीट अलॉट हुआ तो 2 ही ऑप्शन है, या तो आप रिपोर्ट करेंगे, तो रिपोर्ट करने में भी 2 ऑप्शन है कि आपने विलिंगनेस को नो कर दिया। प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स अभी लग सकती है, लेकिन 1 बाय 1 अगर आप सुनेंगे वीडियो को तो कम्प्लीटली भी पता चल जाएगा। अगर आप रिपोर्टिंग के लिए यस करते हैं, उसमें भी 2 ऑप्शन है आपके रिपोर्टिंग के समय, या तो विलिंगनेस को यस करिए या तो विलिंगनेस को नो कीजिए। अगर विलिंगनेस को नो करते हैं तो ही सीट आपकी फाइनल होगी। जैसे किसी का एम्स में हो गया दिल्ली में, तो उससे ज़्यादा अच्छा उसके पास कॉलेज का लिस्ट ही नहीं है, तो विलिंगनेस को नो कर देंगे। अगर किन्हीं को चाहिए कि मुझे इससे बेहतर कॉलेज मिल सकती है और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए ये सीट को सिक्योर करना है। अपग्रेड कब होता है? जब आपके पास कोई सीट रहती है। जैसे रेलवे या फ्लाइट की रिजर्वेशन बुकिंग सिस्टम है कि आपके पास एक सीट हो गई तो आप उसको फर्दर ग्रेड करने के लिए ऑप्शन वहाँ पर चेक करते हैं ड्यूरिंग बुकिंग। तो इसमें आपके पास एक सीट रहेगी तो आपके पास सीट बदल करके दूसरी सीट आ जाएगी, पुरानी सीट किसी और को चली जाएगी। जब अपग्रेड हो गया तो आप क्लेम नहीं कर सकते पुरानी सीट को। विलिंगनेस के साथ अपग्रेड के लिए जा सकते हैं या विलिंगनेस को नो भी कर सकते हैं। अगर सीट अलॉट हुई तो आप नो भी कर सकते हैं, जो कि मुझे नहीं करना है। रीज़न क्या हो सकता है कि आपने कॉलेज के बारे में पता लगाया जाकर, देखें लगा कि नहीं मुझे इस कॉलेज में नहीं लेना था, ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हमने गलत चॉइस फिलिंग कर दी, तो उसको फ्री एग्ज़िट बोलते हैं। फ्री एग्ज़िट का मतलब क्या हुआ कि एग्ज़िट किया आपने फर्स्ट राउंड से सीट उठाने के बाद भी, लेकिन उसमें आपको कोई लॉस नहीं हुआ। इसलिए 2 लाख का डिपॉजिट आपने दिया था, लेकिन 2 लाख का डिपॉजिट का लॉस नहीं होगा क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट था। फर्स्ट राउंड फ्री एग्ज़िट होता है। अगर आपने कुछ गलती कर दिया तो फर्स्ट राउंड तक माफ़ है, आप उसको एग्ज़िट कर सकते हैं। सीट अलॉट होने के बाद भी ज्वाइन नहीं करने का आप निर्णय ले सकते हैं और उसमें आपकी पेनल्टी भी नहीं लगेगी। 2 लाख आपका बचा रहेगा जो कि अगले राउंड में कंटिन्यू होगा। ये फर्स्ट राउंड का रूल हो गया। सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबिलिटी किनकी है? सेकेंड राउंड में वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए, या फर्स्ट राउंड में जिन्होंने सीट लिया और उनका डॉक्यूमेंटेशन के कारण कुछ डॉक्यूमेंट्स सही नहीं पाया गया। जैसे आपने बोला कि आई बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, लेकिन आपके जो ओबीसी सर्टिफिकेट्स बने हुए थे वो स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट्स थे, नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट्स नहीं थे। रिपोर्टिंग करने के लिए आपका ओबीसी सर्टिफिकेट इनवैलिड हो गया, तो आपका वो सीट कैंसिल हो गया।
आपको दूसरे राउंड में जाना पड़ेगा और आपके पास वो सीट भी नहीं रहेगी, तो आप दूसरे राउंड के लिए एलिजिबल हैं, जो कि आप कैटेगरी चेंज करके दूसरे राउंड के लिए आपकी ईआर कैटेगरी हो जाएगी। जिन कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया है और उन्होंने विलिंगनेस को ओके किया है, तो वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हुआ था बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो भी एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स जिन्होंने रिज़ाइन किया है, फर्स्ट राउंड में सीट मिला, ज्वाइन किया और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, आपको ये ऑप्शन नोटिफिकेशन के थ्रू आएगी कि रिपोर्टिंग डेट लास्ट है। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आएगी, इन केस यू वांट टू रिज़ाइन द सीट यू कैन रिज़ाइन बिटवीन दिस विंडो। अगर आपने रिज़ाइन कर दिया, रिज़ाइन करने के बाद आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। उसमें भी आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती है। 2 लाख का डिपॉजिट आपको सेम ही रहता है। मैं बताऊंगा पेनल्टी कब लगती है आगे की स्लाइड में। तो इन सब केसेस में आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं। अब बताता हूँ राउंड 2 में क्या ऑप्शंस हैं। राउंड 2 में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिन्होंने कर लिया है रजिस्ट्रेशन वो डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग किया, सीट अलॉटमेंट हुई। अगर सीट नहीं मिला तो थर्ड राउंड के लिए या मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। अगर सीट मिल गई, अगर सीट अपग्रेड हो गई, तो राउंड 1 वाले कॉलेज से आपको जा कर के वहाँ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होंगे। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो वहाँ जा कर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होंगे और वहाँ से ट्यूशन फ़ी जो डिपॉजिट किया है वो भी रिफ़ंड लेना होगा। आप पूछेंगे कि ट्यूशन फ़ी तो वहाँ जमा कर दिया, जो कि एक हैवी अमाउंट होता है। अगर हमें दूसरे डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि उससे बेहतर है राउंड 2 में मिल गए तो हमारे पास तो उतनी कैपेसिटी नहीं है 2 ट्यूशन फ़ी एक साथ पे करने की, उतना अमाउंट तो था नहीं। तो अरेंज कैसे करेंगे? एज़ पर द रूल्स उनको विद इन द ड्यूरेशन वो फ़ी रिटर्न करनी होती है। जब आप रिपोर्टिंग करेंगे फर्स्ट राउंड की तो मेक श्योर करें आप उनको फ़ी ऑनलाइन मोड में पे नहीं करें, डीडी के थ्रू पे करें। जब आप डीडी के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करते हैं और विलिंगनेस को यस करते हैं रिपोर्टिंग के समय, तो कॉलेजेस को पता रहता है कि अभी इस डीडी को इन कैश नहीं करना है, तो एज अ डॉक्यूमेंट वो एक पड़ा रहेगा डॉक्यूमेंट्स के साथ ही। जब सीट अपग्रेड होगी राउंड 2 में तो रिफ़ंड के लिए आपको डीडी डायरेक्ट दे देंगे। तो आपके पास बहुत इजी होता है कि 100% आपका अमाउंट आ ही जाएगा टाइम पे, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकता मैं कि 100% राउंड 2 के रिपोर्टिंग के पहले ही आपको कॉलेजेस दे ही देंगे। मोस्टली हो जाता है कि आपको पेमेंट मिल ही जाती है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो आपको बस वहाँ से डॉक्यूमेंट ही लेना है और जो फ़ी है वो लेना है। कुछ कॉलेजेस एज अ टाइप ऑफ सर्विस चार्ज कुछ अमाउंट डिडक्ट करेंगे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गए आप राउंड 1 के अलॉटेड कॉलेज से, अब राउंड 2 के अलॉटेड कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्टिंग करना है जैसे आपने राउंड 1 में किया था। यहाँ पर क्या पॉसिबल नहीं है कि राउंड 1 से राउंड 2 के कॉलेज में ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र होगा, मनी ट्रांसफ़र होगा। इट्स नॉट हैपनिंग। ऐसी कोई भी आप मनगढ़ंत बातें कहीं से सुन के इसको एज्यूम करके नहीं रखें। आपको जाना होगा, जाकर के फिर नए कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। तो इस तरह से अगर आपने सेकंड वाले में रिपोर्टिंग नहीं की, सेकंड वाले में सीट अलॉट हुई, रिपोर्टिंग नहीं की, तो आपका 2 लाख लैप्स हो जाएगा। फर्स्ट राउंड फ्री एग्ज़िट होता है, सेकंड राउंड फ्री एग्ज़िट नहीं होता है। और सेकंड राउंड में भी रिपोर्टिंग के समय आप विलिंगनेस को ओके कर सकते हैं, मतलब थर्ड राउंड में आप जा सकते हैं। देखते हैं कि थर्ड राउंड के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, एक्सपेक्टेड था, लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। राउंड 3 के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन से हैं? जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं और जिन्होंने कोई सीट लॉक नहीं करवाई अभी तक, जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है राउंड 1 राउंड 2 में, वो जाएंगे ही जाएंगे। जो कैंडिडेट सीट सिक्योर किए थे राउंड 2 में और डॉक्यूमेंटेशन के कारण जिनका राउंड 2 के रिपोर्टिंग के समय सीट कैंसिल हो गया, वो जाएंगे, उनका कैटेगरी चेंज होगा। जिन्होंने राउंड 2 में रिपोर्ट किया था और विलिंगनेस के लिए ओके किया था, वो जाएंगे थर्ड राउंड में। कैंडिडेट जिनको सीट राउंड 2 में अलॉट हुई थी लेकिन ज्वाइन नहीं किया, या तो रिज़ाइन कर दिया या तो एग्ज़िट कर लिया फॉरफीचर के साथ। फॉरफीचर किसको बोलते हैं? 2 लाख डिपॉजिट आपने रखा है, उसको लॉस कराना ही फॉरफीचर हो गया। आपने रिपोर्ट किया राउंड 2 में, उसके बाद रिज़ाइन कर दिया, रिपोर्ट नहीं किया, तो भी आप थर्ड राउंड में जाएंगे। मतलब थर्ड राउंड तक जाने की लिबर्टी लगभग सभी को रहती है। थर्ड राउंड का प्रोसेस क्या है? थर्ड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई तो स्ट्रे वैकेंसी में जाएंगे। अगर सीट अलॉट हुई तो आप अपग्रेड कर सकते हैं
थर्ड राउंड में सीट अपग्रेड हो गई तो वो फाइनल होगी, वो ज्वाइन कर लेंगे। और थर्ड राउंड में जो सीट मिली उसको ज्वाइन करने के बाद वंस ज्वाइन कैंडिडेट्स कैन नॉट अपग्रेड और रिज़ाइन। थर्ड राउंड के बाद आपको ना तो रिज़ाइन का ऑप्शन रहता है और ना तो अपग्रेड का ऑप्शन रहता है। इफ़ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम राउंड 2 सीट एंड ज्वाइन राउंड 3 कॉलेज सीट। मैं पहले बता चुका था कि थर्ड राउंड में एक रूल ऐसा है कि थर्ड राउंड के बाद आप रिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। रिज़ाइन कब कर सकते हैं? राउंड 1 के बाद, राउंड 2 के बाद। राउंड 3 के बाद आप रिज़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि राउंड 3 के बाद राउंड 4 में आपको अपग्रेड करने का अभी ऑप्शन नहीं मिलता। तो दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं कि अपग्रेड भी राउंड 3 के बाद नहीं है और रिज़ाइन भी राउंड 3 के बाद नहीं है। अब आते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, फोर्थ राउंड। हु आर नॉट एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी एम्स एंड जी पर। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड, कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है स्ट्रे वैकेंसी का, वो एलिजिबल नहीं होंगे। कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन कर लिया और होल्डिंग एनी सीट एट द टाइम ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जैसे राउंड 2 हो रही थी, आपने राउंड 1 से एक सीट होल्ड किया हुआ है, राउंड 3 हो रही है, राउंड 2 से सीट होल्ड किया हुआ है, तो भी राउंड 3 में जा सकते हैं। लेकिन जब स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो रही है और आपने थर्ड राउंड या किसी भी राउंड से एक सीट होल्ड किया हुआ है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। कैंडिडेट्स अलॉटेड अ सीट इन राउंड 3 ऑफ एमसीसी एंड नॉट रिपोर्टेड, ऑल कैंडिडेट्स नॉट फॉलिंग अंडर अबव मेंशन्ड कैटेगरीज आर एलिजिबल। आपने राउंड 3 में एक सीट लिया लेकिन रिपोर्ट नहीं किया तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। राउंड 3 के बाद आप हिट एंड ट्राई मेथड नहीं अप्लाई, वो गेम नहीं खेलें काउंसलिंग के साथ। बिल्कुल 2 राउंड तक आप गेम खेल सकते हैं, उसके बाद आपको धोखा मिल जाएगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हो सकता है, तो जितने भी राउंड हैं ऑफिशियल सब में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है। अब बात करते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर सीट अलॉट हुई तो वो फाइनल है, आप रिज़ाइन नहीं कर सकते। और सीट अलॉट हुई, ज्वाइन नहीं किया, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर सीट अलॉट नहीं हुई और ज्वाइन नहीं किया तो सिर्फ सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगी। अब क्या है कि आप सीट ब्लॉकिंग कर रहे हैं और उस मोमेंट पर, जब वो लास्ट मोमेंट है, काउंसलिंग का स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराना पड़ता है अथॉरिटी को, इसी कारण से कि आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक सीट लेकर के उसको छोड़ते हैं तो उन्होंने एक पेनाल्टी लगा दी है कि आपका सिक्योरिटी फॉरफिट तो होगा ही, आप 1 साल के लिए डिबार हो जाएंगे नीट एग्जामिनेशन से। आप इसको ध्यान से समझें, मात्र एक ही जगह ऐसा है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद अगर सीट अलॉट होती है स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग से, आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो 1 साल के लिए आप डिबार हो जाएंगे। या स्ट्रे वैकेंसी के बाद स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी होती है, उसमें भी सीट अलॉट होती है, ज्वाइन नहीं करते हैं तो 1 साल के लिए डिबार हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, सीट ब्लॉकिंग फिर भी होती है। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, ऑल इंडिया की काउंसलिंग करते हैं, 3-4 स्टेट की भी काउंसलिंग करती स्टेट वैकेंसी राउंड में, उनको अभी तक सीट मिली ही नहीं या अच्छी सीट नहीं मिली। 3 जगह उनको सीट मिल गई, एक ऑल इंडिया से, 2 स्टेट काउंसलिंग में। उन्होंने एक जगह ज्वाइन कर लिया, अब उनको डिबार भी कर दो तो उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया, नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम तो देना नहीं है उनको, लेकिन 2 जगह का उन्होंने सीट ब्लॉक कर लिया। इसके लिए गवर्नमेंट के पास इसका कोई तोड़ नहीं है क्योंकि उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया। उन्होंने मल्टीपल काउंसलिंग इसलिए पार्टिसिपेट की फॉर द सिक्योरिटी टू गेट अ सीट, लेकिन जब सीट मल्टीपल्स आ गई तो सारी सीट तो ले नहीं सकते, तो इसलिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कराना होता है। और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कई लोगों को लॉटरी भी मिलती है, लेकिन ये लक फैक्टर होता है। कोई अगर गारंटी के साथ बोल दे कि आप वैकेंसी या स्पेशल स्टे तक चले जाओगे, गवर्नमेंट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, आप जाइए, लेकिन आप मोस्टली नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा स्ट्रैटेजी फुलफ़िल करेगा। अगर इसी साल लेना हो तो उतना रिस्क लेना सही नहीं है, क्योंकि आपके पहले वाले कैंडिडेट्स ने क्या चॉइस फिलिंग किया है इस पर यह निर्भर करता है कि आपको क्या सीट मिलेगी। हो सकता है कि जो रास्ते पे आप चल रहे हैं, स्पेशल स्टे वैकेंसी या स्टे वैकेंसी राउंड तक जा कर के हमें सीट उठानी है, आपके पहले 50 कैंडिडेट्स ऐसे सोच रहे हैं तो उनको सीट पहले मिलेगी कि आपको मिलेगी, बेसिकली उनको ही मिलेगी क्योंकि उनका रैंक आपसे अच्छा है, तो आपको तो मिल नहीं सकती। तो ये फुल प्रूफ तरीका नहीं है, लक फैक्टर ज़रूर काम करता है, लेकिन आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो काउंसलिंग रेगुलर रूप से करते रहें और लास्ट में ट्राई करें, लक फैक्टर या जैकपॉट मिलता है।
इस वीडियो में इतना ही। होप कि यह वीडियो बहुत यूज़फुल आपके लिए रहा हो। अगर हाँ तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं और अपने साथियों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।